नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एम.के. गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं टारगेट विथ एम.के. गौतम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने भारतीय इतिहास के सामान्य परिचय में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया था, जिसे मैं इस वीडियो में आगे बढ़ाऊंगा। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पिछला वीडियो अवश्य देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद, या हो सके तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद ही हमारे इस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट बनाकर एक साथ कर दूंगा। तो जैसा कि मैंने भारतीय इतिहास में सामान्य परिचय, परिभाषा और कालक्रम और विकास के आधार पर बांटने का प्रयास किया था, आज मैं एक सामान्य सिलेबस पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत। यदि प्राचीन भारत की कालक्रम की बात की जाए तो यह हमारा मानव की शुरुआत से आपका आ जाता है 712 ईस्वी तक, जब मोहम्मद बिन कासिम का जब आक्रमण होता है। तो उस टाइम जैसे ही आक्रमण होगा, उसको हिस्ट्री पढ़ने वाले, हिस्ट्री के विद्वान लोग उसे मध्यकालीन भारत के रूप में देखते हैं। तो प्राचीन भारत की बात करें तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत से पहले हम इसमें सबसे पहला टॉपिक देखेंगे कि हमारे देश का नाम इंडिया क्यों है, हमारे देश का नाम भारत क्यों है, हिंदुस्तान क्यों है, आर्यावर्त क्यों है, हिंदू कुश क्यों पड़ा, या सख्तशैघव प्रदेश क्यों पड़ा, जिसको हम जानने का अच्छे से प्रयास करेंगे। उसके बाद इसमें हम विभिन्न स्रोतों को देखेंगे, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। उसके बाद जब हम सोर्स को पढ़ा देंगे तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, वो होगा पाषाण काल, जिसको हम लोग पत्थर काल के नाम से भी जानते हैं। तो पत्थर काल इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब मानव आया तो सबसे पहले उसका जीवन जीने का एक सबसे बड़ा जरिया पत्थर के सहारे था। तो हम पत्थर काल देखेंगे। साथ ही उसमें हम ताम्रपाषाणी काल भी देखेंगे कि पत्थर के साथ तांबा का प्रयोग करके लोग कैसे जीवन को व्यतीत करते थे। उसके बाद हम कांस्य युग में आ जाएंगे और हड़प्पा सभ्यता की देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता देखने के बाद अगला टॉपिक हमारा आ जाएगा। यदि हम हड़प्पा सभ्यता की कालक्रम की बात करें तो कार्बन डेटिंग C14 विधि के आधार पर 2350 से लेकर के 1750 BC तक का काल माना जाता है। उसके बाद हम आर्यों का आगमन और वैदिक काल देखेंगे। इसका कालक्रम आता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का काल को हम लोग कहते हैं ऋग्वैदिक काल, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व की बात की जाए तो उसे हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। जब हम लोग वैदिक काल को समाप्त कर लेंगे तो हम देखेंगे नवीन धर्मों का उदय, जिसमें मुख्य रूप से आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय, ये सब बहुत सारे संप्रदाय का हम अध्ययन करेंगे। और उसके बाद एक साथ ही लोहा का भी इस टाइम में खोज हो जाता है, जिस कारण से अब मगध के क्षेत्र में अत्यधिक शक्तिशाली राजा और विद्वान लोग पैदा होते हैं और यहीं से मगध का उत्कर्ष शुरू हो जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे 16 महाजनपदों को महाजनपद काल के रूप में। जब हम महाजनपद काल को एब्जॉर्ब कर लेंगे, पढ़ा लेंगे, तो उसमें हम मगध का अभ्युदय देखेंगे और साथ ही पूर्व मौर्य काल को देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपका सबसे पहला हर्यक वंश होगा। हर्यक वंश से लेकर के आपका हम नंद वंश तक का अध्ययन करेंगे, जिसको आता है आपका पूर्व मौर्य काल। पूर्व मौर्य काल जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है, वो होगा विदेशी यात्रियों का या विदेशी आक्रमण। प्राचीन भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण देखेंगे। सिकंदर का देखेंगे मुख्य रूप से कि सिकंदर भारत पर अटैक किस तरह से करता है और कैसे वो पूरी तरह असफल हो जाता है। हम ये नहीं कहेंगे कि सफल हो गया, क्योंकि इसका हम रीजन हम उस टॉपिक में देखने का भरपूर प्रयास करेंगे। जैसे ही विदेशी आक्रमण खत्म होगा उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा मौर्य काल, जिसमें चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के बगावत किया और अंततः एक नए शक्तिशाली राज्य
मौर्य साम्राज्य का गठन किया, जो 185 ईसा पूर्व तक चलता है। जैसे ही मौर्य वंश की समाप्ति होती है, फिर से भारत टुकड़ों में बंट जाएगा और उसके बाद एक के बाद एक कई सारे विदेशी आक्रमण होंगे और ये आ जाएगा आपका उत्तर मौर्य काल की ओर। जब हम उत्तर मौर्य काल को देख लेंगे तो उसके बाद इसका कालक्रम मुख्य रूप से मौर्य काल की समाप्ति से लेकर के 300 ईसा पूर्व के लगभग देखेंगे। जैसे ही उत्तर मौर्य काल खत्म होगा, उत्तर मौर्य काल को हम एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है पूर्व गुप्त काल, क्योंकि गुप्त काल से पहले का समय है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसे उत्तर मौर्य काल या पूर्व गुप्त काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम लोग गुप्त काल, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, जिसका मुख्य रूप से कालक्रम ऐसे तो 314 से 550 तक का आता है, लेकिन यदि वास्तविक रूप से देखा जाए तो 319 से 550 ईस्वी तक का काल को कहा जाता है गुप्त काल। गुप्त काल में बहुत सारा भारत में प्रगति हुआ। साथ ही भारत का नेपोलियन को देखेंगे कि किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, समुद्रगुप्त का पूरा चर्चा देखेंगे। उसके बाद जितने भी गुप्त वंश, कालिदास, जितने भी नवरत्न प्राचीन भारत में थे, सारा का सारा गुप्त वंश में हम देखने का कोशिश करेंगे। उसके बाद जैसे ही गुप्त वंश का पतन होगा तो उसके पतन के तुरंत बाद हम आ जाएंगे उत्तर गुप्त काल, जिसमें एक शक्तिशाली या यूं कहें कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट या अंतिम भारतीय सम्राट की बात करें तो वो होंगे पुष्यभूति वंश के शासक। वो आएंगे आपका हर्षवर्धन, जिसका शासनकाल चलता है 606 से 647 ईस्वी तक। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, भारत का स्थिति पूरी तरह से खराब हो जाता है और एकदम भयानक स्थिति में भारत आ जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ही प्राचीन भारत का अंत ऐसा माना जा सकता है। जब हर्षवर्धन की मृत्यु होगी तो उसके बाद उत्तर भारत में लगभग प्राचीन भारत का अंत हो जाएगा। लेकिन दक्षिण भारत में हम अंतिम टॉपिक देखेंगे संगम काल, जिससे हमें दक्षिण भारत के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी, क्योंकि संगम एक ग्रंथ है जिससे दक्षिण भारत के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है। उसके बाद कोई टॉपिक ऐसा जो छूट जाता है या कुछ विविध पहलू को हम देखेंगे प्राचीन भारत विविध पहलू के अंतर्गत एक विशेष टॉपिक में। तो प्राचीन भारत की समाप्ति करने के बाद अगला टॉपिक हम आएंगे मध्यकालीन भारत, जिसका कालक्रम आता है 712 से 1707 ईस्वी तक। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत का अंत हो गया और एक नए युग आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है। इसमें सबसे पहला टॉपिक देखेंगे अरबों का भारत पर आक्रमण, जिसमें मुख्य रूप से मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण देखेंगे 712 ईस्वी में। उसके बाद बहुत सारा और भी अटैक धीरे धीरे होता है और अंततः भारत इस्लामिक कट्टरपंथी का शिकार होते जाता है और ऐसा जो भी प्राचीन भारत का परिवेश था वह पूरी तरह से बदल जाता है। उसके बाद हम तुर्क का आक्रमण देखेंगे, जिसमें आगे चल करके दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो तुर्क का आक्रमण में सबसे पहले हम देखेंगे महमूद गजनवी का आक्रमण, जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, और अंततः मोहम्मद गौरी का आक्रमण देखेंगे, जिससे तराइन का युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ, और उसका क्या परिणाम हुआ, क्या इसका पूरा सिनेरियो था, उसको हम बहुत अच्छे से देखने का कोशिश करेंगे और अंततः दिल्ली सल्तनत की ओर हम कूच कर जाएंगे। लेकिन दिल्ली सल्तनत को कूच करने से पहले हम पूर्व मध्य काल को देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए होता है। एक तरफ होते हैं पाल, दूसरे तरफ होते हैं प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, और तीसरे तरफ होते हैं राष्ट्रकूट। इन तीनों के बीच में एकाधिकार का संघर्ष होता है और अपने आप को तीनों एक दूसरे को चुनौती देने का कोशिश करते हैं। तो इस चुनौती को हम अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत को देखेंगे। दिल्ली सल्तनत को देखने के बाद हम भक्ति आंदोलन देखेंगे, फिर सूफी आंदोलन देखेंगे। उसके बाद हम विजयनगर साम्राज्य देखेंगे, बहमनी साम्राज्य देखेंगे, और बहमनी साम्राज्य को देखने के बाद अंततः हम आ जाएंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मुगल वंश। मुगल वंश के अंतर्गत हम मुगल बेसिकली यदि बात की जाए तो यह मुगल वंश नहीं होगा बल्कि मुगल काल होगा, जो 1526 पानीपत का प्रथम
युद्ध से लेकर के आपका हम 1857 तक का मानते हैं, जिसमें मध्यकालीन भारत के अंतर्गत 1526 से 1760 तक का देखने का कोशिश करेंगे। उसके बाद कुछ और छोटे मोटे प्रांतीय राज्य देखेंगे, जो उसके बाद कोई छोटा मोटा टॉपिक जैसे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से हट के भी कुछ कला एवं संस्कृति विकास के आधार पर इसको देखने का कोशिश करेंगे। और अंततः मराठा साम्राज्य का उदय देखेंगे और बेसिकली मुख्य रूप से शिवाजी के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जब हम शिवाजी के बारे में देखेंगे तो उसके बाद अंतिम टॉपिक हमारा होगा मध्यकालीन भारत में मध्यकालीन भारत विविध पहलू मिसलेनियस सीरीज। जब मध्यकालीन भारत का अंत होगा तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत की कालक्रम की बात किया जाए तो ऐसे तो इतिहासकार नॉर्मली मानते हैं 1707 से लेकर के 1950 तक, या कुछ लोग 1964 मानते हैं, लेकिन इसको हम एक अलग नज़रिए से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला होता है आज़ादी के पहले का भारत और दूसरा होगा आज़ादी के बाद का भारत। यदि आज़ादी के पहले की भारत की बात की जाए तो इसमें 1707 से लेकर के 1950 तक का बात। 1947 में ही हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन चूंकि गणतंत्र हमारा देश नहीं बना था, हमारे देश का संविधान नहीं लागू हुआ था, इस कारण से हम इसे 1950 तक का मानते हैं। और दूसरा टॉपिक हम देखेंगे आज़ादी के बाद का भारत, जिसमें 1950 तक से लेकर के अब तक का काल, बेसिकली नेहरू युग से मोदी युग को देखने का हम प्रयास करेंगे। तो या आज़ादी के पहले के भारत की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला हम टॉपिक देखेंगे उत्तर मुगल काल, जो बचा खुचा जब मुगल काल का स्थिति बहुत डामाडोल, स्थिति खराब हो जाता है, तो उसके बाद हम अगला टॉपिक आ जाता है वो होगा उत्तर मुगल काल। और इसमें बहुत सारा ऐसा मुगल काल की गलती को देखेंगे जो आगे चल के ब्रिटिश लोगों को हुकूमत का एक बहुत बड़ा और जरिया बनता है, बहुत ही खतरनाक कंडीशन को जन्म देता है। ऐसा उसके बाद हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, कौन कंपनी कैसे आया, क्यों आया, किस कारण से आएगा। बेसिकली सबसे पहला ही हमारा टॉपिक होगा कि यूरोपियों का आगमन भारत में पहले क्यों हुआ और कहीं क्यों नहीं गया, क्या ऐसा कारण था कि इन्हें यूरोप छोड़कर एशिया में शरण लेना पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इनके मध्य संघर्ष, यूरोपीय कंपनियों के बीच संघर्ष और अन्य छोटे मोटे प्रांतीय राज्य देखेंगे। उसके बाद पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, उसके बाद बहुत सारा किसान आंदोलन देखेंगे, जनजातीय आंदोलन देखेंगे, सन्यासी विद्रोह देखने का प्रयास करेंगे, मजदूर आंदोलन देखने का प्रयास करेंगे और अंततः हम आ जाएंगे 1857 की महान क्रांति पर। जब 1857 की महान क्रांति फेल हो जाती है तो उसके बाद भारतीयों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने का तरीका पूरी तरह से चेंज हो जाता है। कई सारे सामाजिक आर्थिक सुधार होते हैं, उस सुधार के आधार पर बहुत सारा ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें प्रेस एवं शिक्षा का विकास हो गया, बहुत सारा समाज सुधारक आएंगे, बेसिकली दादा भाई नौरोजी आएंगे, फिर राजा राम मोहन राय आएंगे। सबको हम एक टू एक देखने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे क्रांतिकारियों का उदय, बहुत सारे क्रांतिकारी संगठनों का उदय होता है। और उसके बाद कांग्रेस की स्थापना हो जाती है 1885 में और उसी के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण शुरू हो जाता है, जो चलता है 1885 से 1915 तक। जब महात्मा गांधी का भारत में आगमन होगा तो 1915 से 1935 तक का काल को द्वितीय चरण, जिसको गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली गांधी युग की बात की जाए तो 1915 से 1947 तक का माना जाता है, लेकिन इसको हम दो पार्ट में अध्ययन करेंगे, जिसमें बहुत सारा आंदोलन को देखेंगे, चंपारण आंदोलन से लेकर के रॉलेट एक्ट तक का हम काम करेंगे। बहुत सारा इसमें प्रोसेस देखेंगे, क्रांतिकारी अलगाववाद देखेंगे, अलगाववाद राजनीति देखेंगे, मुस्लिम लीग देखेंगे, बहुत सारा कंडीशन को हम इसमें एक टू एक जलियांवाला बाग से लेकर के हर चीज़ को, एवरीबॉडी, हर टॉपिक को अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अंतिम चरण आ जाता है जब हमारे देश में तीसरा चरण हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण, जिसको हम कह सकते हैं 1935 से 1950 तक में, जिसमें हम भारत को आज़ाद कर देंगे। और आज़ादी के साथ ही महात्मा गांधी का दुखद मृत्यु हो जाता है और इसी के साथ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी दो तीन टॉपिक ऐसे हैं जिसको हम पढ़ने का कोशिश करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा हमारा ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल वायसराय। दूसरा टॉपिक होगा ऐतिहासिक
पृष्ठभूमि को देखने का प्रयास करेंगे, इतिहास जानने का क्यों कौन कौन से वैसे ब्रिटिश कालीन एजेंडा था जिसको हम लोग आज भुगत रहे हैं, सारी गलतियों को हम देखने का कोशिश करेंगे। उस गलतियों के अलावा हम संवैधानिक विकास देखेंगे, कला एवं संस्कृति का विकास देखेंगे और अंततः हम अगले टॉपिक में आ जाएंगे आज़ादी के बाद भारत, जिसमें हम मोदी युग से नेहरू युग से मोदी युग को देखने का कोशिश करेंगे। हम भारत पाकिस्तान युद्ध देखेंगे, भारत चीन युद्ध देखेंगे, ताशकंद समझौता देखेंगे, बांग्लादेश का जन्म देखेंगे, सिख दंगा देखेंगे, उसके बाद राम मंदिर जन्मभूमि विवाद क्या है, उससे लेकर के MNC तक को हम देखने का कोशिश करेंगे कि बेसिकली आखिर कांग्रेस पार्टी जब मनमोहन सिंह शासन में थे तो कैसे काम करती थी, MNC क्या था, क्यों MNC को लाया गया, क्यों सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, इन सभी बातों को देखने का कोशिश करेंगे। और अंततः जो टॉपिक छूटा हुआ रहेगा सारे को हम ऑल ओवर मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में कवर करने का कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको 1% भी हमारा वीडियो अच्छा लगा है, यदि हमारा मेहनत को आपको प्रयास अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, वरना डिसलाइक करें, बट कमेंट अवश्य करें कि और आपको क्या चाहिए, साथ ही हमें और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए जिससे आपको हम और बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फिर से एक बार कह रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।